नमस्कार दोस्तों। तो आज आपको पता ही है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। तो इसी के उपलक्ष्य में हम बाल दिवस मनाते हैं। तो 14 नवंबर को बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसके उपलक्ष्य में मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा, मेरी तरफ से यही एक एडवाइस है कि आप जिस एज में है, या मान लीजिए आप 10th के अंदर है या 12th के अंदर है, यह मतलब कि इस टाइम में आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन एजुकेशन और सिर्फ एजुकेशन। इसके अलावा किसी दूसरे फील्ड के अंदर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब 12th क्लियर कर लेंगे या 10th क्लियर कर लेंगे, तब सभी आपसे यही पूछेंगे कि आपके परसेंटेज कितने आए, 80% से अबो आए हैं या 90% से अबो आए हैं। और तब आपके पास मतलब आपके घर वाले भी आपके मतलब फेवर के अंदर ही होंगे। अगर आपके अच्छे परसेंटेज आएंगे तो घर वाले आपसे पूछेंगे कि आप कौन कौन सी स्कूल में जाना चाहते हैं, कौन सी कोचिंग में जाना चाहते हैं। तो उस घर वाले आपको अपनी तरफ से पूछेंगे, तब आप घर वालों को अपनी पसंद की कॉलेज बता पाएंगे, अपनी पसंद की कॉलेज बता पाएंगे या अपनी पसंद की कोचिंग बता पाएंगे। और अगर इससे कुछ उल्टा होता है, मान लीजिए आपके कम नंबर आते हैं, तो घर वाले फिर अपनी तरफ से, या कई कई बच्चों की तो स्कूल ही छुड़वा दी जाती है या उनको ऐसे ही कोई नॉर्मल कॉलेज या कोचिंग के अंदर भेज दिया जाता है, जिससे वो अपने गोल्स को प्रिपेयर मतलब अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो बस मेरे आपसे ये एडवाइस है। और एक और, आजकल के बच्चे जो नायक नायिकाओं के झमेले में फंसे हुए हैं, तो मेरी यही सलाह है कि आप उन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए। क्योंकि जब तक ये इन चीज़ों में आप फंसे रहेंगे तो आपसे पढ़ाई होगी नहीं। और ये वो एज है जिसमें हम सिर्फ इन चीज़ों में फंस के एक जगह बस स्टक ही हो जाते हैं, मतलब इनसे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और अगर आप इन झमेलों से आगे नहीं निकलेंगे तो आप अपने गोल्स और या अपने ड्रीम से दूर हो जाएंगे। तो बस मेरी आपसे ये एडवाइस है कि आप अपने करियर और गोल्स पे फोकस करें। जैसे करियर गोल फोकस मतलब ये सब चीज़ें आपकी हो जाएंगी, आपका करियर बन जाएगा, तो आपको भगवान आपको ये अपना आप भाई आपका जो भी डिजर्विंग आपका पार्टनर है वो अपने आप भेज देगा। तो आप इन सब की चीज़ों को मतलब कि इन नायक नायिकाओं के या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सिस्टम से दूर रहिए और अपने गोल्स और अपने एजुकेशन के ऊपर अच्छे ढंग से ध्यान दीजिए। मेरी बस आपसे यही सलाह है। चलिए फिर आज हम चर्चा करेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि क्रिया से किसे कहते हैं, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, ऐसे संबंधित मतलब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में पिछली कक्षा में मैंने मतलब कि अध्ययन किया है, बहुत आ रहे हैं और लगभग हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। और आपको बता दूं कि मतलब कि इस बार जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है उसके अंदर हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप संज्ञा या सर्वनाम को थोड़ा मतलब कि भाई पिछले सालों में आया नहीं है तो इसलिए ड्रॉप नहीं करना है, आपको वो अच्छे ढंग से पढ़ना है। तो अपन चलिए चर्चा करते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया को समझने से पहले आप एक चीज ये समझ लिए, कर्ता और कर्म के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि कर्ता और कर्म मतलब कि क्रिया का इन्हीं के ऊपर टिकी हुई है। तो कर्ता कर्ता किसे कहते हैं? तो कर्ता वह जो कोई काम करता है, मतलब जो कोई काम करता है उसको कर्ता कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है तो यहाँ पर काम करने वाला बंदा कौन है? तो यहाँ पर काम लड़का कर रहा है तो वह कर्ता होता है। और वहीं जो किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, मतलब व्यक्ति जो काम करता है उसको कर्म कहते हैं, और जो व्यक्ति करता है उसको मतलब कर्ता बोल ही रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान देख लीजिए, जैसे राम आम खाता है, तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? मतलब आम खाने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर राम आम खाने का मतलब कि आम खाने का कार्य कर रहे हैं, तो राम क्या हो जाता है? कर्ता हो जाता है। वहीं अब यहाँ पर जो राम है जो करता है उसके द्वारा क्या काम किया जा रहा है? तो यहाँ पर राम के द्वारा आम खाने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर आम क्या मतलब कि खाना क्या, माफ कीजिए, आम यहाँ पर क्या हो जाता है? कर्म। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, अच्छे ढंग से ध्यान में रखेंगे। और अब आगे चलते हैं, अपन क्रिया की परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्रिया क्रिया अगर ना हो तो क्या होगा? मतलब क्रिया एक ऐसी चीज है, अगर वो ना हो तो क्या होगा? तो इससे और कुछ नहीं है, अपना विकास रुक जाएगा। मतलब कि जो चीजें चल रही हैं वो एक जगह स्थिर हो जाएंगी या धरी की धरी रह जाएंगी। तो बस क्रिया को केंद्र में रख के ही सारी चीजें हो रही हैं। तो अपन अब क्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज को अगर आपको जानना है तो आपके उसके बारे में या उसकी परिभाषा के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एग्जामों में भी आपको परिभाषाएं पूछी जा रही हैं क्रिया की, साफ साफ पूछी जाती है क्रिया किसे कहते हैं। तो आप इसके देख लीजिए। सॉरी, ये थोड़ा सा मोहित खाना खा रहा है। तो अपन अब चर्चा करते हैं। जैसे मोहित खाना खा रहा है, यहाँ पर अब मोहित क्या कर रहा है? मोहित खाने का मतलब ये खा रहा है, यहाँ पर ये
खाने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर क्रिया क्या हो जाती है, यहाँ पर मतलब क्रिया की परिभाषा क्या है, वाक्य में जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जिस शब्द से कार्य करने अथवा होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे मोहित खाना खा रहा है, तो मोहित क्या कर रहा है, मोहित खाना खाने का कार्य कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर खाना खाने का कार्य कौन कर रहा है, खाना, मतलब कि यहाँ पर मोहित खाना खाने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर मोहित क्या कार्य कर रहा है, खाना खाने का कार्य कर रहा है। वहीं पुस्तक अलमारी में है, तो यहाँ पर एक चीज देख लीजिए। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि है क्या है, कोई क्रिया हो सकती है क्या। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पुस्तक क्या है, पुस्तक एक संज्ञा है, अलमारी भी एक संज्ञा है। मैं आपको पता ही है जैसे ये कारक क्या है, जैसे कर्ता ने करण को क्रम से वो जो आता है उसमें आ जाता है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर क्रिया ही है, क्योंकि यहाँ है उपस्थिति को बता रही है। तो यहाँ पर है भी एक क्रिया ही है, जैसे है, था, होगा, ये सब क्रिया ही होगी। तो आप बस इस चीज को ध्यान में रखिए, क्रिया की परिभाषा हो जाती है। अब अपन चर्चा करते हैं क्रिया के भेद के बारे में। तो क्रिया को भेद को भी दो भागों में विभाजित किया है, मतलब उनको आधार दिए गए हैं। एक तो क्रम के आधार पर बांटा गया है, एक या प्रयोग या रचना के आधार पर बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। तो अब हम चर्चा करेंगे क्रम के आधार पर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इस चीज को आप हमेशा, मैं बता रहा हूँ, इस चीज को आप याद करके ही चलना है, और हो सकता है इस बार क्वेश्चन आए ही आए। हम पिछली कक्षा में आए हुए प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अब चलते हैं, अपन क्रम के आधार पर एक क्रिया को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो पहली है अक्रमक क्रिया और दूसरी है सहक्रमक क्रिया। ठीक है, इतना सब क्लियर है। तो अब हम चर्चा करते हैं क्रिया के भेदों के बारे में क्रम के आधार पर। अब अपन चर्चा करते हैं मतलब कि अक्रमक क्रिया के बारे में। तो अक्रमक क्रिया, मैंने आपको पहले ही कहा था कि शब्दों को देख के ही आप परिभाषा बना सकते हैं। आप इतना कुछ कठिन है नहीं जितना आप समझ रहे हैं। तो आप यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, कर्म, कर्म को आप सेंटर में रखिए। अकर्म, अकर्मक क्रिया, जैसे अकर्म को ध्यान रखिए जिसमें कर्म उपस्थित ना हो। मतलब अब हम इसकी अच्छे ढंग से समझाता हूँ इसकी परिभाषा के साथ। जिस मतलब कि जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर सिर्फ कर्ता पर पड़े। हम कर्म कर्ता के बारे में पहले ही मैं बता चुका हूँ, इसी वजह से मैंने आपको बताया था ताकि आपको यहाँ पर कोई कठिनाई ना हो। तो ये परिभाषा दोबारा देख लीजिए, जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब इसमें साफ साफ रखा, मतलब बता दिया गया है कि इसमें कर्म का कोई योगदान नहीं होगा। मतलब क्रिया करने में कर्म की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अगर कर्म ना भी होगा तो भी क्रिया संपन्न होगी। मतलब बिना कर्म के क्रिया संपन्न होगी ही होगी, इसमें कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमें कर्ता से मतलब रखना है, मतलब ये सारा काम कर्ता ही करेगा, सब कुछ मतलब कर्ता पे फोकस है। तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ये चीज कैसे ध्यान रखनी है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे अकर्म अकर्मक। तो कर्म के बिना मतलब कर्ता पर, ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब अपन उदाहरण पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे नरेश दौड़ रहा है, यहाँ पर नरेश क्या कर रहा है, यहाँ पर नरेश दौड़ने की क्रिया कर रहा है। अब एक बात बताइए, दौड़ कौन रहा है, यहाँ पर दौड़ कौन रहा है, दौड़ का सीधा सा असर किसके ऊपर पड़ रहा है, भाई दौड़ नरेश ही रहा है, क्योंकि नरेश भाग रहा है, नरेश के पैरों पर असर पड़ रहा है, तो असर किस पे पड़ रहा है, नरेश पर ही पड़ रहा है। ठीक है, तो पक्षी उड़ रहा है, तो उड़ान का मतलब जो उड़ने का क्रिया है वो इसका असर किसके ऊपर पड़ रहा है, भाई सीधा सा है, पक्षी के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। वहीं बच्चा रोता है, तो रोने का असर किसी और मम्मी के ऊपर थोड़ी पड़ेगा। आप ऐसे कहें बच्चे के रोने का असर मम्मी पे पड़ता है, पर ऐसा थोड़ी है। मतलब ये अपन लॉजिकल अगर बात करें तो रोने का असर रो कौन रहा है, बच्चा रो रहा है, तो यहाँ पर बच्चे के ऊपर असर पड़ रहा है। तो अकर्मक क्रिया में बस इतना ही है कि सारा का सारा असर कर्ता के ऊपर पड़ता है। आप बस इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि असर कर्ता के ऊपर पड़ेगा। अब लास्ट एक देख लीजिए, मतलब लड़का छठी कक्षा में पढ़ता है, यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया था, नहीं लड़का छठी कक्षा में पढ़ता है, पढ़ रहा है। अब पढ़ कौन रहा है, कक्षा थोड़ी पढ़ रही है या छठी पढ़ रहा है, ना तो कक्षा पढ़ रही है ना छठी पढ़ रहा है। इसका सारा सा असर किसके ऊपर जा रहा है, लड़के के ऊपर जा रहा है। तो बस अकर्मक क्रिया की यही पहचान है कि आप एक बात ध्यान में रखेंगे कि इसमें कर्म पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, सारा का सारा प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ेगा। यहाँ पर कर्म का कोई योगदान नहीं है, सारा का सारा कर्ता का योगदान है। एक चीज मतलब जो बोर्ड की कक्षाओं में है या बोर्ड के जो प्रश्न पत्र है उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक शब्द मतलब कि आपको एक वाक्य दे देंगे, जैसे बच्चा रोता है। अब इसमें ये पूछेंगे कि इसमें क्रिया कौन सी है,
तो ये चीज आपको पहचानने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। आपको क्या याद में रखना है, मतलब क्या क्या को थोड़ा सा याद रखना है। आपको क्या से लेके मतलब अब यहाँ पर बच्चा रोता है, तो अब क्या से लेके आपको इसको एक क्वेश्चन बना लेना है। क्या से मतलब कि जोड़ के क्वेश्चन बनाना है। कैसे क्वेश्चन बनाना है, जैसे बच्चा रोता है, तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है या बच्चा क्या है, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि फिर इसका आंसर क्या आता है, बच्चा रोता है। एक सेकंड, यहाँ पर आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। पहले मैं आपको सहकर्मक समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में समझाऊंगा। सहकर्मक के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था, सहकर्मक मतलब कर्म के साथ। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा देख लीजिए, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सहकर्मक क्रिया कहते हैं। कि इस पे ज्यादा असर कर्म के ऊपर होता है, कर्ता के ऊपर कर्म मतलब कर्ता के ऊपर भी असर होता है, लेकिन ज्यादा असर किसके ऊपर होता है, कर्म के ऊपर होता है। बस ये बात ध्यान में रखेंगे आप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे नेताजी ने एक भाषण दिया, तो नेताजी ने क्या दिया, मतलब ज्यादा असर किसके ऊपर पड़ा, नेताजी के ऊपर थोड़ी असर पड़ा है। हम अगर ये बात हाईलाइट करें तो इसमें नेताजी ने भाषण दिया, नेताजी ने क्या दिया, भाषण दिया। तो इसका मतलब असर किसके ऊपर पड़ रहा है, वाक्य का सारा असर किसके ऊपर पड़ रहा है, भाषण के ऊपर पड़ रहा है। वहीं हमने एक शेर देखा, तो यहाँ पर हाईलाइट मतलब कि हम अपने दिमाग में पहली चीज, हमने जब ये वाक्य पढ़ते हैं, जैसे हमने एक शेर देखा, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आकर्षित क्या चीज करती है अपने को, जैसे शेर करती है। शेर यहाँ पर कर्म है, तो यहाँ पर सीधा सा असर है, मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ सारा का सारा असर कर्म के ऊपर पड़ता है। वहीं अध्यापक प्रश्न पूछता है, तो अध्यापक क्या पूछता है, तो यहाँ पर मतलब ये पूछता है, क्रिया को बता रहा है। तो आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि अकर्मक क्रिया में तो कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यहाँ जैसे अकर्मक मतलब कर्म के बिना और सकर्मक कर्म के साथ। तो आपको ये थोड़ा सा अंतर आपको ध्यान में रखना है, और ये परिभाषाएं और उदाहरण अच्छे ढंग से कर लेना है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से पूछे ही जाएंगे और इस बार पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब आपको मैं वहां बता देता हूँ कि आपको मैंने आपको पहले बताया था कि क्या मतलब क्या जोड़ के आपको एक क्वेश्चन, मतलब आपको जैसे ये शब्द दिया गया है, मतलब एक वाक्य दिया गया है, अब आपको इसका प्रश्न बनाना है। अब इसका प्रश्न किस शब्द, किससे, कौन, कैसे, इन सब चीजों से नहीं, मतलब सिर्फ क्या से बनाना है। कैसे, जैसे अध्यापक प्रश्न पूछता है, अध्यापक प्रश्न पूछता है, तो यहाँ पर अगर अपने इसका क्या से क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अध्यापक, जैसे अध्यापक क्या पूछता है, तो यहाँ पर क्या का उत्तर क्या आएगा फिर, अध्यापक प्रश्न पूछता है, अध्यापक क्या पूछता है, अध्यापक प्रश्न पूछता है। वहीं हमने एक शेर देखा, तो हमने एक शेर देखा, तो हमने क्या देखा, हमने एक शेर देखा। वहीं जैसे नेताजी ने एक भाषण दिया, तो नेताजी ने क्या भाषण दिया, तो इसका मतलब हमें सार्थक उत्तर मिल रहा है। वहीं अगर अपन अगर इधर देखें, तो जैसे नरेश दौड़ रहा है, तो नरेश से क्या रहा है, तो इसका अपने को सार्थक उत्तर थोड़ी मिल रहा है, मतलब निरर्थक उत्तर, भाई क्या दौड़ रहा है क्या है, यहाँ पर इसका कोई सार्थक उत्तर अपने को मिल नहीं रहा है, मतलब ये निरर्थक ही है एक तरीके से। जैसे पक्षी उड़ रहा है, तो पक्षी क्या रहा है, तो अपने को ना तो क्वेश्चन सही बन रहा है, एक निरर्थक क्वेश्चन बन रहा है, और ऐसा आप क्वेश्चन कहीं देखेंगे भी नहीं। तो वहीं एक और, जैसे लड़का छठी कक्षा में पढ़ता है, तो लड़का छठी कक्षा में क्या है, तो मतलब लड़का, इससे कोई सार्थक अर्थ अपने को, मतलब वाक्य से कोई सार्थक वाक्य तो मिल ही नहीं रहा है। तो जो क्या से संबंधित, मतलब क्या से संबंध करके अगर अपन ने, मतलब कि जो अपने को वाक्य दे उसका अगर प्रश्न बनाएंगे, अगर वो सार्थक बनता है तब तो वो हो जाता है सहकर्मक, अगर सार्थक नहीं बनता है तो वह हो जाता है अकर्मक। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और ये क्वेश्चन पिछली कक्षा में पूछा भी गया है, जैसे आपको एक वाक्य दे दिया और ऐसे इसमें पूछ लिया गया कि इसमें कौन सी क्रिया है परिभाषित कीजिए। जैसे अपन अब आगे चर्चा करते हैं, तो मैंने आपको अकर्मक सकर्मक क्रिया पढ़ा दी है। तो अब अपन चर्चा करते हैं, मतलब पिछले कक्षा में जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा है कि क्रिया किसे कहते हैं, तो मैंने क्रिया बताया कि किसी से वह शब्द जो कार्य क्रिया के मतलब कार्य के करने या होने का बोध कराता है उसे क्रिया कहते हैं। तो कर्म के आधार पर, मैंने कर्म के आधार पर आपको कराया है कि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राम पढ़ता है, रेखांकित पद में क्रिया बताते हुए परिभाषित कीजिए। अब राम पढ़ता है, इसको आप क्रिया कैसे बताएंगे, आपको मैंने बताया क्या से क्वेश्चन बनाइए, अगर बनता है सार्थक क्वेश्चन बनता है तब तो यह सकर्मक क्रिया होगी, अगर निरर्थक क्वेश्चन या मतलब कि सार्थक क्वेश्चन नहीं बनता है तो वह अकर्मक क्रिया होगी। जैसे राम पढ़ता है, तो राम क्या है, कोई सार्थक क्वेश्चन नहीं बन रहा ना, मतलब कि अब राम पढ़ता है, इसमें कौन सी सार्थकता है, कोई सार्थकता नहीं है। तो बस आपको ये
थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या को ध्यान में रखना है, क्या से आप समझ पाएंगे कि कौन सी सह क्रिया है और कौन सी आक्रामक क्रिया है। तो यहाँ पर आक्रामक क्रिया होती है, फिर आक्रामक क्रिया को आपको परिभाषित करना है, जिसमें वह क्रिया जिसमें क्रम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, सारा का सारा असर कर्ता के ऊपर पड़ता है, उसे आक्रामक क्रिया करना है। फिर आक्रामक क्रिया के उदाहरण लिख देने। वहीं क्रम के आधार पर क्रिया के भेद बताते हुए परिभाषित कीजिए। तो क्रम के आधार पर दो भेद होते हैं, सक्रमक क्रिया और आक्रामक क्रिया, और उनको आपको परिभाषित करना है विद एग्जाम्पल, मतलब कि उदाहरणों के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद में जैसे मोर उड़ गया, वाक्य में कौन सी क्रिया है लिखिए, मतलब कि मैंने वही बताया था क्या से आप क्वेश्चन बनाइए। मोर उड़ गया, तो मोर क्या गया, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर आक्रामक क्रिया होगी। और इसमें कहा है कि क्रिया कौन सी क्रिया माध्य आक्रामक क्रिया है, तो आप उसको परिभाषित कर देना है और उसके उदाहरण लिख देना है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए और ये आपके काम आते रहेंगे। बाकी की अपने जो भेद बच के वो अपन कल करेंगे, क्योंकि टाइम की उपलब्धता थोड़ी सी कम है। तो आप अच्छे ढंग से पढ़िए, आज बाल दिवस है, अच्छे से एंजॉय कीजिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके उपलक्ष्य में। धन्यवाद।